वेलकम टू CSC गुरुकुल चैनल। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि हमने आप लोगों के लिए जियोग्राफी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कराना, ठीक है, उनको समझाना। जिसने बुक पढ़ ली है उनके लिए बेटर है, जिसने नहीं पढ़ी है उनके लिए भी सही है, ठीक है। मैं आपको ऐसा समझाऊंगा लाइक मैं किसी को 0 से 100 तक समझा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों के लिए कि मैंने क्या करा है, मैंने जितने भी UPSC के जितने भी पेपर होते हैं लाइक CAPF, CDS, CSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आपका ये IAS वाला, जियो साइंटिस्ट, इन सब के मैंने पेपर्स को अच्छे से एनालिसिस करके आप लोगों के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया है, ठीक है। बिलीव मी, जियोग्राफी से आपके कोई भी क्वेश्चन आएगा कॉन्सेप्चुअल, वो आपसे बचेगा नहीं। और जल्दी हम मैपिंग सीरीज़ भी लाने वाले हैं, ठीक है। मैं 1 मई से स्टार्ट कर दूंगा मैपिंग वाली सीरीज़ आप लोगों के लिए। ये बस क्रैश कोर्स खत्म हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपको किसी और सब्जेक्ट का भी, ठीक है, ऐसे ही क्रैश कोर्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बताइए कि सर मुझे ये वाला क्रैश कोर्स चाहिए, मैं अवेलेबल आपको करा दूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, ठीक है। ये हो गई बात यहाँ पे। अभी आपको पता है कि हमारे 2 लेक्चर हो गए हैं, दोनों लेक्चर जरूर पढ़ के आना, क्योंकि कहीं ना कहीं भी आपस में लिंकेज है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, एक तो आपको बताया था पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ, एंड दूसरा बताया था आपको मैंने क्या कि इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए थे, ये 2 चैप्टर, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे जो हाईलाइट्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं उन पर काम करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये लेक्चर 3 ब्लॉक में पढ़ाई हुई है, 3 सीट्स में 3 टॉपिक्स पे। कौन कौन से ब्लॉक? फर्स्ट मतलब एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल की शारीरिक संरचना। दूसरे में पढ़ेंगे अर्थ और सूर्य का, जो हमारा अर्थ है, जो सन है, उसका रिलेशन, और जो हमारी एनर्जी का आदान प्रदान है वो देखेंगे, लाइक सूर्य तप, अपसौर, उपसौर, एलिबिडो, ये सब पढ़ेंगे। ब्लॉक 3 में हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय उष्मा प्रवैगिकी, लाइक पृथ्वी विकिरण क्या है, चालन कंडीशन क्या है, संवहन क्या है, अभिवहन क्या है, तापवन व्युत्परण क्या है, सब हम इसमें देखेंगे। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आइए। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे 188 ही सब्सक्राइबर हुए हैं, आपको इतना अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ हमारे CSC ग्रुप पे से, ये आप लोगों का चैनल है, मैं ये नहीं बोलता मेरा चैनल है, ये हमारा चैनल है, आप प्लीज़ इसको सपोर्ट दिखाएं, ठीक है। आपके लिए इतना इनिशिएटिव अच्छे से लाया हूँ कि मुश्किल ही कोई लेके आते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, नोट्स आपको मिलेंगे, मैंने नोट्स रेडी किए हुए हैं, देखिए आपको बिलीव होगा, ये देखिए ये नोट्स मैंने शीट्स बना रखी है, सब आपको मिलेंगे PDF टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को डाल दूँगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, आप दिन में कितनी बार खाना खाते हो? आप कहोगे सर 2 या 3 बार हम खाना खाते हैं। आप पानी कब पीते हो? आप बोलते हो सर जब प्यास लगती है, जब गला सूखता है, जब पानी पीते हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप सांस कब लेते हो? आप सांस कब लेते हो ये बताओ। आप कहोगे सर ये भी कोई बात है, सांस तो हमारी हर सेकंड बाद हमें सांस लेनी पड़ती है, ठीक है। और सांस ले कहाँ ले हो? आप कहोगे सर जो हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसमें तो हम सांस लेते हैं भाई। हमारे यदि वायुमंडल नहीं होगा, वायुमंडल में क्या क्या होता है? आप कहोगे सर ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, आर्गन होता है सॉरी, ऑक्सीजन होता है, मैं ऐसे बना देता हूँ, एक मिनट, हाँ। आप कहोगे सर ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। वायुमंडल है, वायुमंडल में सर गैसें होती हैं, O2, N2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। आप कहोगे सर CO2। तो सर यदि गैसेस नहीं होंगी तो हम तो सांस भी नहीं ले पाएंगे, समझ रहे हो? तो ये क्या है? ये वायुमंडल है भाई। जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं और जहाँ हम सांस ले रहे हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल जिसको बोल रहे हैं, तो उसको तो हमें जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सिंपल है या नहीं है? आपको क्या सर, जब पता होना चाहिए तो भाई बेसिक है तो UPSC क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये तो टॉपिक है ही हमारे सिलेबस में। आपको क्या सर, ये बात भी है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को आराम से कवर करते हैं। देखिएगा, मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई एक बात बताइए, ये हमारा कोई एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में मैंने अभी आपको बताया कि गैस कौन कौन सी है। आप कहोगे सर O2 है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, सर आप कहोगे आर्गन है, अब आप कहोगे सर CO2 भी है, हीलियम भी है, ऐसे अनेकों गैस आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि एक बात बताइए सर कि जो ऑक्सीजन है वो कितनी डिस्टेंस पे जाके आपको विलुप्त मिल जाएगी, मतलब कितनी डिस्टेंस के बाद आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। यदि आप हाइट के अकॉर्डिंग बात करो तो ऐसा कितने किलोमीटर बाद ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है यदि हम ऊंचाई पे जाएं? आप कहोगे सर ये तो मैंने पढ़ा है कहीं 120 किलोमीटर। क्या 120 किलोमीटर? मतलब 120 किलोमीटर की हाइट के बाद आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है।
बात आ गई। 120 की ऊंचाई पर आपको क्या होगा, ऑक्सीजन जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपको भी सर जीरो हो जाएगी। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीडीएस के पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। बोला हुआ था स्टेटमेंट में, क्या भाई CO जो ऑक्सीजन है वो अनंत ऊंचाई तक मिलती है, इन्फिनिटी हाइट तक क्या मिलती है, या वो 120 किलोमीटर की हाइट के बाद मिलना बंद हो जाती है। तो आप कहोगे सर राइट आंसर तो ये होगा कि 120 किलोमीटर के बाद जो हमारी ऑक्सीजन वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, वो नहीं मिलती है। ठीक, अब लगे हाथ। अभी तक यूपीएससी ने ऑक्सीजन पे तो पूछ ही लिया ये क्वेश्चन, बट यूपीएससी ने अभी तक किस पे नहीं पूछा है, वो नहीं पूछा है आपका CO2 पर। ठीक है, किस पर, CO2 पर। अब आप एक बार बताइए, ऑक्सीजन की लिमिट तय हो गई कि 120 किलोमीटर पे वो जीरो हो जाएगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। ठीक है, CO2 कितने किलोमीटर बाद मिलेगी, या कितने किलोमीटर ऊंचाई तक मिलती है, हाँ कितने किलोमीटर हाइट तक मिलती है CO2, बताओ कोई, मैं बता देता हूँ। वो मिलती है 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर की हाइट के बाद आपको CO2 क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। समझ गए मेरी बात। जो हमारी CO2 है वो 90 किलोमीटर हाइट के बाद क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वो नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को। ठीक है, एक तो होगी ये बात। अब मैं आपसे बोलने लगा कि भैया जो जल वाष्प है हमारी, वाटर वेपर जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो जल वाष्प है हमारी, वो कितनी ऊंचाई तक मिलती है सर, उसकी भी तो कोई लिमिट होगी। हाँ, उसकी भी लिमिट है, उसकी लिमिट भी सेम है, CO2 की ही तरह हुआ है। ठीक है, अभी यूपीएससी ने ये 2 पॉइंट नहीं पूछे हैं, वो पूछ लेगा आपसे, ये मैं बोल रहा हूँ, वो पूछ लेगा, स्टेटमेंट फ्रेम करेगा, जिसको नहीं पता है वो गोल हो जाएगा। एक तो बात हो गई, इसलिए बोल रहा हूँ, जहाँ आप सांस ले रहे हो, जिस एटमॉस्फेयर में आप सांस ले रहे हो, कम से कम उसका तो आपको पता हो। बात सही है नहीं है, बताइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात होगी, मैंने आपको गैसेस की हाइट के बारे में बात बता दी। ठीक है, नोट कर लेना क्या भैया, मैं लिख देता हूँ गैस और ऊंचाई तक, बस। ठीक है, ये ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक मिलेगी, CO2 90 किलोमीटर तक मिलेगी, और आपकी जलवाष्प वाटर वेपर जिसको बोलते हैं, वाटर वेपर, वो मिलती है आपको 90 किलोमीटर तक। ठीक है, ये नोट आप जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए आइए, अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, आपने कभी फील किया है भाई, आप जहाँ सांस ले रहे हो, जिस एटमॉस्फेयर में सांस ले रहे हो, जहाँ पर O2 CO2 ऑर्गन, ठीक है, आपको नाइट्रोजन अदर गैसेस मिलती हैं, कभी आपने ये स्मेल की है कि मुझे बू आ रही है, मुझे स्मेल आ रही है, यार ये तो ऑक्सीजन की स्मेल है। क्या आपने कभी ऐसे स्मेल किया है, नहीं नहीं भाई मुझे तो नाइट्रोजन की स्मेल आ रही है। ये कभी आपने ये फील किया है, अरे भाई ये तो ऑर्गन की स्मेल है, ये तो ऑर्गन गैस की स्मेल है। कभी नहीं किया ना। क्या आपने कभी सुना, अरे भैया ये तो CO2 गैस की स्मेल आ रही है, जबकि आप तो सांस ले रहे हो इसी एटमॉस्फेयर में रहते हुए 24 घंटे, सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, जब तक आप जिंदा हो। आप इनकी स्मेल क्यों नहीं ले पा रहे, या इन्हें आप देख पा रहे हो, अरे अरे ये देखो ये जा रही है O2 O2 O2, अरे ये देखो आर्गन जा रही है, ये जा रही है नाइट्रोजन, क्या आप इन्हें देख भी पा रहे हो, आप करें नहीं सर। तो ये किस प्रकार की गैसें हुई, एक तो रंगहीन होगी, मतलब ये कलरलेस है, इनकी कोई कलर नहीं है। दूसरी बात, हम इनको स्मेल भी नहीं कर पा रहे, तो कैसे स्मेललेस है, मतलब गंधहीन है। तो ध्यान रखना कहीं भी स्टेटमेंट आ जाए आपको यूपीएससी, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट पे अच्छे से गेम खेलता है। ठीक है, कि यदि आपसे पूछने लगे कि भाई O2 CO2 ऑर्गन, इनमें से कौन सी गैस रंगीन है और गंधहीन है, तो आप कहोगे सर सारी है। आई बात समझ में, इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, ये हो गई बात। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, अब आप लोग मुझे एक बात बताइएगा कि जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो मैंने आपको गैसें बताई हैं, यहाँ ले देता हूँ, वायुमंडल की परमानेंट मतलब स्थायी गैसें, वायुमंडल की स्थायी गैसें, एक तो आपको वे बतानी है कौन कौन सी है, दूसरी बात है उनका परसेंटेज बताना है कि वायुमंडल में कौन कितनी प्रतिशत मात्रा में अवेलेबल है। तो एक बात ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है ना, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, ऐसे एक डायग्राम बना देता हूँ ऐसे। ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखना, 72% एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस पाई जाती है, जल्दी बताओ। 78%, सॉरी, आप कहोगे सर ये तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, कौन, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई 20% कौन सी गैस पाई जाती है। वैसे तो पॉइंटों में है, लेकिन हमें पॉइंटों से मतलब नहीं है, मैंने एक डायरेक्ट नंबर ले लिया 78 और राउंड फिगर और 20। ठीक है, नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे नहीं पूछेगा भाई कौन कितनी परसेंट गैस है, मैं बता दूंगा कैसे पूछता है। ठीक है, 78% क्या है, नाइट्रोजन है, तो 20% क्या है, आपको सर ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हमको पता चल गया भाई सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है
उसके बाद ऑक्सीजन है, ठीक है। क्योंकि भाई 78 तो ये हो गया और 20 ये हो गया, आपको 98 तो हो गई गैस पूरी आपके पास, ठीक है। अब बची जो गैसें हैं, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब जो बची गैसें हैं, इसके बाद ये 0.93, ये क्या लिखा है मैंने, ये लिख देता हूँ 0.93% कौन सी गैस पाई जाती है आपको, ओके सर। इसके बाद पाई जाती है आर्गन गैस, ठीक है। तो अब मैं आपसे बोलने लगा कि भैया एक बात बताइए कि वायुमंडल में जो परमानेंट गैसेज हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है। यह बोल दें कि भाई ज़्यादा से कम की ओर ऑर्डर कीजिए, तो आप कैसे करोगे। आपने कहा सर सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद पाई जाती है आपकी क्या, आर्गन गैस। बताइए बात समझ। अब इसके बाद कौन सी पाई जाती है भाई, फर्स्ट नंबर पे तो नाइट्रोजन हो गई, सेकंड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे ऑर्गन, तो उसके बाद आती है आर्गन, ठीक है। थर्ड पे आती है CO2, कौन सी, CO2 गैस। समझ गए मेरी बात, CO2, ठीक है। तो अब आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, और वो पूछ चुका है क्वेश्चन, PYQ में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है 2012 के आसपास, ठीक है। उसने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उसने बोला था कि भाई एक बात बताइए, स्टेट नंबर 1 उसने बोला था कि ऑक्सीजन जो है वो 120 किलोमीटर तक पाई जाती है, एक स्टेटमेंट ये दी थी। दूसरी कि भाई वायुमंडल में जो है, एटमॉस्फेयर में जो है, सबसे ज़्यादा आर्गन गैस, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो दोनों गलत थी, क्योंकि इसने बोला था 120 से ऊपर तक पाई जाती है, जबकि 120 तक थी, ये भी गलत हो गई, ठीक है। और ये भी गलत हो गई, क्योंकि इसने बोला था 120 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक, तो दोनों गलत हो गई, ये भी गलत हो गई एंड ये भी गलत हो गई। आगे बस समझ। तो इसलिए बोलता हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बता दिया, सबसे ज़्यादा कौन सी, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आपका आर्गन, उसके बाद आपका CO2, ये बस ये पता होनी चाहिए। उसके बाद जैसे भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। बता गई समझ में, कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब मैंने आपको ऑक्सीजन का भी बात बता दिया, ठीक है। हमने आपको CO2 की भी बात बता दी, नाइट्रोजन की भी बात बता दी, ये मतलब बातें हो गई हमारी, ठीक है। लेकिन अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई जो हमारी CO2 है, अब बात करते हैं CO2 की, किसकी, CO2 की। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था जो O2 है, ऑक्सीजन, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। आपने कहा था सर ओशियंस का है, महासागर का है, क्योंकि पर सूर्य मतलब प्रकाश संश्लेषण से महासागर की जो क्रिया हुई है, जो रिएक्शन हुई है, उसके द्वारा ही पृथ्वी पर O2 की मात्रा क्या हुई थी, बढ़ी थी। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए, ये तो ऑक्सीजन की बात हो गई। अब हम CO2 की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बताइए। CO2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, कौन बताएगा, कमेंट करिए भाई। देखो CO2 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये सन है, ठीक है। ये हमारा एटमॉस्फेयर और ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। सन से जो भी किरणें आ रही हैं, यहाँ एक गैस है, कौन सी, CO2, कौन सी गैस है सर, CO2 गैस। अब ये जो भी, ये देखिए ये CO2 गैस है, ठीक है। अब ये जो रेज आ रही हैं, सूर्य की किरणें जो आ रही हैं, इनको अंदर भेज देती है कौन, CO2, बिकॉज क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, ये पारदर्शी है। CO2 क्या है, पारदर्शी है, ठीक है, जिसको मतलब ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ये सन से आने वाली रेज को अर्थ तक पहुंचने में मदद करती है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक यहाँ एक और चीज़ क्लियर करता हूँ आप लोगों की। लेकिन जब हमारी पृथ्वी गर्म होने लगती है सूर्य की किरणों से, ठीक है, जब हमारी पृथ्वी गर्म होने लगती सूर्य की किरणों से, तो जो हमारा अर्थ है ना, वो भी क्या निकालता है, वो भी वेव, जिसको बोलते हैं, मतलब कि आपके लिए किरणें निकालता है, जिसको हम बोलते हैं तरंगे निकालता है, ठीक है। भाई एक बात बताओ, जब आप किसी चीज़ को गर्म करोगे, क्या आप भी तरंगे निकालोगे नहीं, क्या आप भी हीट नहीं निकालोगे, आपको यहाँ से निकालोगे हीट, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो पृथ्वी हीट निकालती है गर्म होने के बाद, देखो ये तो सन की आ रही है, ये वाली जो है ये सन की आ रही है, लेकिन ये जो है जब अर्थ गर्म हो गई तो अर्थ के द्वारा भी क्या निकलने लगी, किरणें निकलने लगी, ठीक है। ये भी क्योंकि सूरज भी तो गर्म है ना, जब भी तो उससे रेडिएशन आ रही है, उससे तरंगे आ रही है, ठीक है। अब ये भी गर्म हो गई तो ये भी निकालेंगे,
जो सूर्य से आने वाली तरंगें पृथ्वी को मिलती है, जो सूर्य से आने वाली तरंगें पृथ्वी को मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आपका लघु तरंग, लघु सौर तरंग जिसको बोलते हैं, लघु सौर विकिरण। ठीक है, लेकिन जो पृथ्वी द्वारा निकल रही है, जो पृथ्वी अब वापस भेज रही है ऊपर की ओर, उसको बोलते हैं पार्थिव पार्थिव विकिरण। मतलब ये दीर्घ तरंगे, दीर्घ तरंगे बोलते हैं। ठीक है, ये कैसी है? दीर्घ तरंगे है। और ये कैसी है? मतलब पार्थिवीकरण ही क्या है? हमारी दीर्घ तरंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अब जब ये दीर्घ तरंगे निकलती हैं भाई, CO2 ने इन तरंगों, जो सन है, जो सन से आने वाली रेस थी, CO2 ने इन्हें तो भेज दिया, CO2 ने इन्हें अंदर तो भेज दिया क्योंकि ये पारदर्शी है इनके लिए। लेकिन जो सन से निकलने वाली, जो अर्थ से निकलने वाली ये पार्थिवीकरण है, दीर्घ तरंगे हैं, ठीक है, इसके लिए CO2 क्या है? इन सब के लिए CO2 क्या है? अपारदर्शी। ठीक है, ये वापस अंतरिक्ष में अपने ये किरणों को नहीं भेजती हैं, CO2 इसको रोक देती है, और रोकने से ये ग्रीन गैस हाउस बनाती है। ठीक है, अब मैं दोबारा से एक चीज़ आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए भाई, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ पर एक गैस है, ये CO2, ये सन है, सन से रे आने लगी। अब ये आ गई तो ये अंदर तक, पृथ्वी तक पहुंच गई, कोई दिक्कत नहीं, पृथ्वी तक पहुंच गई। लेकिन जब पृथ्वी अब गर्म होने लगी इन किरणों से, इनकी किरणों से पृथ्वी जब गर्म होने लगी, तो पृथ्वी भी अपनी तरंगे निकालने लगी। बट तरंगे निकलने के बाद ये तरंगे इस CO2 से टकराती है और वापस पृथ्वी पर आ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? पृथ्वी ग्रीन गैस हाउस बनाती है, इसे तो बोलते हैं CO2। बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कोई भी बोले कि भाई ग्रीन गैस हाउस के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? आप कहोगे सर CO2, क्योंकि CO2 जो है पृथ्वी से निकलने वाली किरणों के लिए क्या है? अपारदर्शी है। लेकिन सन से आने वाली किरणों के लिए क्या है? पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंस है। बात आ गई बस समझ? ठीक है, चलिए आइए, ये देखिएगा, आप लोगों के लिए मैंने नोट्स रेडी किए हुए हैं। ठीक है, इनको रीड करते हैं। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, वही इसमें लिखा हुआ है। देखिए, वायुमंडल में मौजूद गैस जिनका अनुपात निचली परतों पर लगभग स्थिर है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि भाई ये इतना ही रहता है, 78-21 इस टाइप से। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन मैंने आपको बता दिया कि भाई 78% है, ऑक्सीजन 20% के आसपास है। ठीक है, और आपको ये सब मैं बता चुका हूँ। ऑर्गन भी बता दिया मैंने, तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ये गैसें कैसी है? रंगीन है और गंधहीन है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कलरलेस और स्मेललेस है। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट भाई, CO2 मौसम विज्ञान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये भाई जो हमारी लघु तरंगीय सौर विकिरण है, इसके लिए कैसी है? ट्रांसपेरेंस है, ट्रांसपेरेंस है, मतलब पारदर्शी है, ये पारदर्शी है। लेकिन जाने वाली दीर्घ तरंगे, जो पृथ्वी से निकलने वाली तरंगे विकिरण, उनके लिए कैसी है? अपारदर्शी है, जिससे ऊष्मा रुक जाती है और ये ग्रीन गैस हाउस के लिए जिम्मेदार हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। देखो, थोड़ा सा कीवर्ड आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए, लघु तरंगे सौर विकिरण। ठीक है, इसको जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाई आपको शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। ठीक है, सोलर रेडिएशन। और जो ये आपका दीर्घ तरंगे पार्थिव विकिरण है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम भाई इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान रखना आप लोग, मैं क्योंकि कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल, क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेरेस्ट्रियल बोलते हैं इसको। ठीक है, रेडिएशन, ये ध्यान रख लेना है आपको। फिर मैंने आपको ये बता दिया भाई, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 28% है, ऑर्गन ये है, CO2 ये क्या है? मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान रखना आप लोग, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर CO2, यही है। ठीक है, ये हो गई। अब UPSC प्रीलिम फैक्ट्स, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लगभग 0 हो जाती है, CO2 और जल वाष्प के लिए 90 किलोमीटर है। ठीक है, ये हो गई बात। ये तो मेंस का है, आप कर लेना वैल्यूडेशन कि भाई CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव में अपनी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। एक कीवर्ड दे दिया आपको। ठीक है, दूसरा मेमोरेटिक, ध्यान रखना, आपसे बोलने लगे भाई टॉप 3 गैसेस कौन कौन सी है, तो आप बोलोगे नोआ मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन। ठीक है, हो गई बात खत्म यहाँ पे। कोई दिक्कत आप लोगों को कुछ नहीं है। स्मार्ट नोट्स मैं पहले आपको समझाता हूँ, ठीक है, खुद से, फिर मैं आपको ये स्मार्ट नोट्स देता हूँ। अब मैं मान लो आपको सीधा सिंपल सीट पे पढ़ाने लगा ऐसे ऐसे करके, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, आइए, अब तक हमने कौन कौन सी गैसें देखी वो हमने देख लिया।
बस CO2 के बारे में पढ़ लिया, O2 के बारे में पढ़ लिया, N2 के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, ऑर्गन भी हमने देख लिया, ये सब देख लिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जल वाष्प। एक गैस है इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छी भूमिका निभाती है हमारी पृथ्वी को टेम्परेचर को बैलेंस रखने में, उसको कंबल की तरह काम करती है उसके लिए, कैसे, ब्लैंकेट की तरह। कौन सी गैस है बताइए, ऐसी कौन सी गैस है जो ब्लैंकेट की तरह काम करती है? आप कहोगे सर वाटर वेपर, जल वाष्प। आइए इस गैस के बारे में हम बात करते हैं। अब एक बात बताइए भाई, ये कहीं ना कहीं वाटर से तो बनी होगी ना ये गैस? आपको क्या सर ये वाटर से बनी होगी, तो वाटर कहाँ पर है? आपको भी सर वाटर तो हमारी अर्थ पर मिलता है, हमारी अर्थ के सरफेस पे वाटर मिलता है आपको। कह रहे हैं हाँ सर ये तो है। अब ये जो सन है, ये सन क्या करेगा, जब अपनी रेडिएशन से वाटर को क्या करेगा, सोखेगा, गैस के रूप में चेंज करेगा। बोलते हैं ना कि जैसे आपने देखा होगा भाई, आप बॉयल कोई भगोना है, उस पर वाटर रख है ना, उसके नीचे गैस पे उसको रख देते हैं, मतलब एक बॉयल है उसके अंदर वाटर है और उस बॉयल को हमने गैस पे रखा है। किस पे रखा है? गैस पे रखा है। ये गैस है, ये आग है, ठीक है। तो अब क्या वही बोलने लगेगा, फिर ये वाष्प बनता चला जाता है ना। तो ऐसे ही तो हो रहा है भाई, अब आग नीचे से नहीं लग रही लेकिन ऊपर से तो लग रही है, सूरज तो दे रहा है, गर्म तो कर रहा है। तो ऐसे ये ऐसे वायुमंडल में गैसें चली जाती है ऊपर की ओर, ठीक है। यही होती है हमारी क्या, वाटर वेपर होती है। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं आपसे सिंपल सी बात बोलने लगूँ कि भाई एक बात बताइए, रेगिस्तान और एक आपका मुंबई का समुद्री तट, सबसे ज़्यादा जलवाष्प कहाँ होगी? सिंपल है भैया, जहाँ पानी ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर वेपर किससे बन रहा है? वाटर से ही तो बन रहा है। सूरज तो हर जगह अपनी रोशनी दे रहा है, लेकिन वाटर जहाँ होगा वहीं तो वाटर वेपर बनेगा। आपको क्या सर रेगिस्तान में तो नहीं बनेगा सर, एक आधा भाई छोटा सा कुआं नाला कुछ भी हुआ तो वहाँ से तो थोड़ा बहुत बन सकता है, बट सबसे ज़्यादा किस पे बनेगी भाई? समुद्री तट पर ही बनेगी, क्योंकि यहाँ तो ओशियन है भाई, यहाँ से पता नहीं कितनी वाटर वेपर हर डे बनती, एवरी डे बनती होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात समझ में। चलिए अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये जो वाटर वेपर है, क्या एटमॉस्फेयर में जो हमारा वायुमंडल है, ये हमारा मान लिया वायुमंडल है, सॉरी, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा वायुमंडल है, क्या है ये हमारा वायुमंडल, ये हमारी अर्थ है, मान के चलिए ये वायुमंडल की एक ऊंचाई मान ली, हाइट मान ली, ठीक है। अब आप लोग मुझे एक बताइए कि या हर ऊंचाई पर वाटर वेपर इक्वल होगा? क्या जल वाष्प की मात्रा, वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है, क्या एवरी हाइट पर, क्या वो भी हाइट बढ़ने पर क्या भाई उसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी? आप कहोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर हमारे बादल भी तो होते हैं भाई, बादल वाष्पोत्सर्जन द्वारा बनते हैं, ठीक है, उन्होंने पानी सोख लिया, वे फिर बारिश करेंगे तो क्या होगा, चेंजिंग होगा। आपको क्या सर चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो मतलब कहने का ये है मेरा आप लोगों से कि ध्यान रखना, जो हमारी वाटर वेपर है, जो हमारी जल वाष्प है, वो हाइट के अकॉर्डिंग कम होती है। यदि हाइट बढ़ेगी तो वाटर वेपर मतलब जल वाष्प आपका क्या होगा, कम होगा। इस कीवर्ड को ध्यान रखना। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो वाटर वेपर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। बात समझ में है आपको? ऐसा क्यों होगा सर? अभी बताऊंगा, आने वाले एक और पॉइंट में आप लोगों के सामने ये मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। या तो मैं भी कर देता हूँ। आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो लेयर्स में बटा हुआ है, ऐसे काफ़ी 3-4 लेयर्स में। मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल, ठीक है, टेरोस्फीयर इसको बोलते हैं, सौरमंडल है। यहीं तो सारी घटनाएं होती हैं, बारिश बादल सब यहीं तो बनते हैं, सब कुछ यहीं तो होता है। हमारी वायुमंडल, ऑक्सीजन गैस वगैरह सब यहीं तो हैं, समझ रहे हो, ये सौरमंडल सब यहीं तो हैं, ठीक है। जिसमें हम सांस ले रहे हैं, बारिश हो रही है, जो भी हो रहा है, जो भी मौसमी घटनाएं हो रही हैं वो सब यहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भैया सौरमंडल में जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, आपको कि सर कम। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए कि जो वाटर वेव है उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए भाई टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए क्या ज़्यादा होना चाहिए? टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए भाई। सूरज की किरणें ज़्यादा होंगी तो जब भी तो पानी को सोखा जाएगा, ठीक है। हाँ सर ये बात सही है। अब लेकिन जब हमें पता चला कि भाई हाइट बढ़ने के बाद ये सौरमंडल है जिसमें ये सब चीज़ें घटनाएं हो रही हैं, हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर गिर रहा है, ठीक है। अब तो वाटर वेव भी क्या होगी, वाटर वेपर सॉरी जलवाष्प भी क्या होगा, वो भी तो कम होगा ना हाइट बढ़ने के साथ साथ। हाइट बढ़ेगी तो वाटर वेपर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होता जा रहा है। टेम्परेचर कम होगा तो भैया जो आपका वाटर वेपर है वो भी कम होगा। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई इसकी बात। ये सब मैंने नोट्स में ऐड किए हुए हैं, आप लोग नोट्स में अभी मैं दिखाऊंगा आपको शीट्स, अभी उसकी बारी आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। एक और बात भाई, जितना भी
ट्रॉपिकल एरिया है मतलब गर्म, जितना भी गर्म ह्यूमिडिटी वाला आर्द्र उष्णकटिबंधीय एरिया है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मतलब जो गर्म रहता है एरिया, ठीक है। तो गर्म है, आर्द्र है, ठीक है, जहाँ पे पानी भी है, वहाँ पर वाटर वेपर का जो वॉल्यूम है वो क्या है, वो ज़्यादा है। वो क्या है, ज़्यादा है। एज़ कंपेयर किसके, एज़ कंपेयर आपके किसके, आपके रेगिस्तान, डेजर्ट रेगिस्तान के, या आपके पोलर पे, मतलब ध्रुव पर, लाइक अंटार्कटिका ऊपर सबसे ऊपर चले गए वहाँ पे, बस समझ, क्योंकि वहाँ तो सन ही नहीं है, ध्रुव पर तो ठंड होती है ना, ज़्यादातर तो ठंड पड़ती है। जब ठंड होगी तो सूरज नहीं होगा, सूरज नहीं होगा तो वो फिर वाटर वेपर कैसे बनेगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गई बात आप लोगों की, दो चीज़ें मैंने बता दी आपको लिए, ठीक है। आइए एक और बात, अब एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई जो हमारी अर्थ है ना, जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर है इस अर्थ पर, और जो भी पृथ्वी को बैलेंस करके रख रहा है, एक कंबल की तरह काम कर रहा है, एक ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा है। कौन, ये ब्लैंकेट मैंने लिख दिया, मतलब कंबल की तरह जो काम कर रहा है, वो क्या है, वो कौन सी गैस है, आप कहोगे सर वो वाटर वेपर, वो जलवाष्प गैस है, ठीक है। क्योंकि यह सूरज से आने वाला जो टेम्परेचर है ना, क्योंकि सूरज, ये हमारा जो सन है, ये हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो हमारा ये सन है, ये जो हमारा सन है, ठीक है, इस सन से आने वाले कुछ हिस्से को, इस सन से आने वाले कुछ हिस्से को कौन सी गैस एब्जॉर्व कर लेती है, क्या करती है, एब्जॉर्व मतलब अवशोषित, सूरज से आने वाली किरणों को कौन सी गैस अवशोषित या सोख लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है, वो कौन सी गैस है, आपको सिर्फ वो वाटर वेपर है। और जो गैस अंदर आने देती है, जो सूरज की किरणों को पृथ्वी तक आने देती है, उसको क्या बोलते हैं, किसके लिए कौन सी गैस ट्रांसपेरेंट है, आपको सर अभी बताया था CO2। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको वाटर वेपर की गैस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये शीट आ गई आपकी, ये जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वो इसमें डिस्कस किया हुआ है। देखिए क्या बोला है, वाटर वेपर वायुमंडलीय गैसीय अवस्था में मौजूद जल जो वाष्पीकरण और वाष्पन से प्राप्त होता है, इसको ही वाटर वेपर कहते हैं। एक परिवर्तनशील गैस है, चेंजिंग होती रहती है, हाइट के साथ घटती है, ये बोला दिख रहा है, हाइट के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। जो हमारे ट्रॉपिकल एरिया जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वहाँ पर वॉल्यूम इनका ज़्यादा है, और शुष्क जो ड्राई एरिया है जहाँ पे पानी है ही नहीं, तो फिर वाटर वेपर कैसे वहाँ इंक्रीज होगी, सिंपल सी बात है, वो कम है उनका जो वॉल्यूम है, ठीक है। ध्यान रखना, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी मात्रा घटती है, मतलब इक्वेटर से लेके हमारी पृथ्वी है, ये हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री, और ये हमारे ध्रुव है। यहाँ पे जाके इनकी मात्रा क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगा इनका, कम हो जाएगा। किसका, वाटर वेपर का। क्यों होगा, भाई सारे ओशियंस तो इधर है, ये देखो, ये देखो इधर, तो ये ठंडा पड़ जाएगा, समझ के बात। चलिए दूसरी बात, कॉन्सेप्ट, पृथ्वी के लिए एक कंबल के रूप में काम करता है, क्योंकि ये सूरज से आने वाले जो आइसोलेशन मतलब सूर्य तप है कि कुछ हिस्से को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है, बात समझ में। सूर्य तप मतलब जो किरणें पृथ्वी को गर्म करनी है, जो गर्म करने आ रही हैं, ठीक है, तो कुछ हिस्से को एब्जॉर्व कर लेती है, और पृथ्वी, ठीक बात समझ। अब इसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया। ये भाई मानसून के दौरान मुंबई जैसे शहरों में उमस भरी और असहज गर्मी में हवा में उच्च जलवाष्प सामग्री के कारण क्या होता है, वहाँ ठंडापन थोड़ा थोड़ा होने लगे, मतलब सॉरी, हाँ, जो भी उमस हो रही है मानसून के टाइम पर, जो भी उमस हो रही है, बोलते हैं ना यार बारिश के टाइम उमस हो जाती है, हम भी खुद देखते हैं ना, तो वो, और जो असहज गर्मी हो रही है, तेज़ धूप वाली, उस और हवा में क्यों हो रही है, वो हो रही है इसी के रीज़न से, हाई वाटर वेपर की वजह से। क्वेश्चन आएगा तो कर लो, ठीक है। चलिए मैंने आपको बता दिया, ये ड्राई कोल्ड, हाई मॉइस्चर, थर्मल ब्लैंकेट, ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये देखिए UPSC प्रीलिम्स फैक्ट, जलवाष्प वायु राशियों की स्थिरता और स्थिरता दोनों में योगदान देता है। बात कर, जलवायु परिवर्तन के कारण जलवाष्प वितरण में बदलाव, वैश्विक वर्षा, ये आप सब पढ़ लेना, अब तो सिंपल है, ये ट्रिक है भाई। इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर क्या होता है, वाष्पन, वाटर वेपर क्या होती है, कम होती है, इतना याद रख लेना, ठीक है। आज के लिए हम इतने रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब सूर्य तप, ये सब एल्बिडो वगैरह सब देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। चलिए आज के लिए रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो प्लीज़, ठीक है। एंड थैंक यू यहाँ तक बनने के लिए आप सभी को, धन्यवाद।